टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इतिहास का ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है बीपीएससी तैयारी 4 के लिए। इसके पहले प्रैक्टिस सेट का हिस्ट्री का हुआ था और ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। आपको बता दें कि इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाइएगा और टीएमसी नॉलेज के नाम से हमारा टेलीग्राम पे भी चैनल है जहाँ इसका पीडीएफ अपलोड होता है। आप वहाँ से पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे प्लेलिस्ट में जा करके बीपीएससी तैयारी 2 और तैयारी 3 के भी प्रैक्टिस सेट को आप देख सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी हैं और काफ़ी फ़ायदेमंद भी हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। इसका दूसरा सेट हिस्ट्री का है, ये 6 to 8 के लिए है। हालांकि इसके प्रश्न जो है वो 9-10 के लेवल के भी हैं। आइए इसका पहला प्रश्न देखते हैं कि नाना घाट अभिलेख निम्न में से किस राजवंश से संबंधित अभिलेख है। नाना घाट जो अभिलेख है वो सातवाहन राजवंशों से संबंधित हैं और नाना घाट अभिलेख में सातवाहन वंश की जो रानी थी नयनिका के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है सातवाहन वंश, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसके बाद के प्रश्न है, यहाँ से देख सकते हैं कि इसके बाद के प्रश्न है कि प्राचीन भारत का निम्न में से कौन सा शासक आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय का जो अनुयायी था, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और बहुत से परीक्षा के प्रश्नों में ये पूछा भी जाता है कि आजीवक संप्रदाय का अनुयायी कौन था। तो आजीवक संप्रदाय का जो अनुयायी था, यानी कि इसमें ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो बिंदुसार इसका सही जवाब होगा, जो मौर्य वंश के शासक थे। और मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी यानी कि उनका पुत्र थे ये बिंदुसार। इनको अमित्र घाट के नाम से भी जाना जाता है, कुछ इतिहासकारों ने इनको कहा है अमित्र घाट के नाम से भी जानते हैं। और बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी हुआ था वो अशोक हुए थे। तो इस तरह से इसका सही जवाब यानी कि ये बिंदुसार हैं। जबकि देखिए हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। पुष्यमित्र शुंग ये शुंग वंश के संस्थापक थे। तो मगध पर सबसे पहला जो प्राचीन जो राजवंश था, सबसे पहले जो राजवंश का सबसे लंबे समय तक जिन्होंने शासन किया था बिंबिसार, यानी कि जो हर्यक वंश के थे। उसके बाद से वहाँ पे मौर्य वंश आया। हर्यक वंश के बाद से उसके बाद से जो है और भी शासकों ने वहाँ पे राज किया। फिर उसके बाद से मौर्य वंश और मौर्य वंश के बाद से शुंग वंश की स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि नागदशक मगध साम्राज्य के किस राजवंश का अंतिम शासक था। नागदशक की बात हो रही है। नागदशक जो है ये मगध साम्राज्य के एक शासक थे और ये भी हर्यक वंश के अंतिम शासक थे। अभी हमने बताया कि हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार और नागदशक उसका अंतिम शासक था। तो इसके बाद से मगध साम्राज्य पर यानी कि ये और नागदशक के बाद से वहाँ पे शिशुनाग वंश की स्थापना हुई थी, जिसके शिशुनाग जो है कि वहाँ की गद्दी पर बैठा था ये नागदशक के बाद से। आइए इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं कि बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण किसे कहा गया है। बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है। आप जानते हैं कि जब महात्मा बुद्ध ने यानी कि जब गौतम बुद्ध यानी कि बुद्ध ने जब अपने गृह त्याग किया था, उस घटना को बौद्ध धर्म ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। तो ये बुद्ध के गृह त्याग को कहा जाता है। ये पहला ऑप्शन इसका सही होगा। और बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे कहा जाता है, बौद्ध ग्रंथों में बोधिसत्व कहा गया है। और ये जो बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और जब बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी, यानी कि उन्होंने जब निर्माण प्राप्त किया था, तो उसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं कि 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया था और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। और 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनको, और 80 वर्ष की आयु में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, जिससे यानी कि उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया था। और बुद्ध ने अपना सबसे पहला जो उपदेश दिया था वाराणसी के निकट यानी कि सारनाथ में दिया था। तो इसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि अद्भुत सागर पुस्तक के रचयिता निम्न में से कौन है। अद्भुत सागर इस पुस्तक के रचयिता थे सेन वंश के शासक यानी कि बलाल सेन थे। और अद्भुत सागर पुस्तक जो है कि खगोल शास्त्र पर यानी कि आधारित है, खगोलीय पिंडों या खगोलीय शास्त्रों के विषय में वहाँ पे लिखा गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी में है, यानी कि सेन वंश के शासक थे बलाल सेन। नेक्स्ट प्रश्न है कि दंती दुर्ग दक्षिण भारत के किस राजवंश का संस्थापक शासक था। दंती दुर्ग ये दक्षिण भारत के किस राजवंश की स्थापना किए थे, आपको बताना है। दंती दुर्ग जो थे वो दक्षिण भारत के यानी कि मालखंड के राष्ट्रकूट वंश का शासक थे। तो इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यानी कि मालखंड के राष्ट्रकूट के वो संस्थापक थे। दंती दुर्ग जो थे वो प्रारंभ में बताबी के चालुक्य वंश के सामंत भी थे और उन्होंने बाद में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। तो इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन ए में है। और नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ से कि इसका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भक्ति संत रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के शिष्य कौन थे।
तो जो कबीर आप जानते हैं कि कबीर के गुरु का नाम था रामानंद, यानी कि रामानंद या कबीर, रैदास और घना, ये धाना जो थे ये सभी जो भक्ति संत थे रामानंद के शिष्य थे। तो इस तरीके से इसमें आप देख सकते हैं कि ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। इस तरीके से उपयुक्त में से एक से अधिक इसके लिए सही जवाब हो रहा है। और ये भक्ति आंदोलन हुआ था तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के ये जनक थे, यानी कि रामानंद जो है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जनक थे। और रामानंद का जो रामानंद ये राम नाम के लोकप्रिय बनाया था उन्होंने। तो इस तरीके से, और उनका जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। तो सही जवाब इसका है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि औरंगजेब के बाद अर्थात मुग़ल वंश का जब पतन हो गया था, यानी कि मुग़ल के पतनावस्था में जहांदार शाह मुग़ल गद्दी पर निम्न में से किस मुग़ल शासक के बाद बैठा था? ये अगला प्रश्न बताना है। औरंगजेब के बाद जब मुग़ल वंश पतन की अवस्था में था तो जहांदार शाह मुग़ल गद्दी पर निम्न में से किस मुग़ल शासक के बाद बैठा था, ये बताना है। अब जानते हैं कि औरंगजेब के शासन के बाद से मुग़ल वंश पतन की ओर उन्मुख हो गया, यानी कि मुग़ल वंश अब कमज़ोर होता रहा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए और इसका सही जवाब है कि जहांदार शाह जो थे वो मुग़ल गद्दी पर बैठे थे फारुखसियार, मोहम्मद शाह एवं अहमद शाह, इन तीनों के पहले ही बैठा था। तो इस तरीके से इसका सही जवाब यानी कि इसमें से, यानी कि ये जो जहांदार शाह थे वो औरंगजेब के बाद दूसरे नंबर पे थे, ये दूसरे शासक थे जिन्होंने मुग़ल वंश का शासन किए थे, यानी कि वो मुग़ल शासक की गद्दी पर बैठे थे। तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है। इस तरीके से उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1527 में बाबर ने किस युद्ध को लड़ा था? 1527 ईस्वी में बाबर ने जो लड़ाई किया था वो कौन सी लड़ाई थी? 1526 में तो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी और 1527 में बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा था और इस युद्ध में बाबर ने हराया था राणा संगा को। तो इस तरीके से सही जवाब है इसमें खानवा का युद्ध होगा, यानी कि 1527 में बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा था और उसमें उन्होंने राणा संगा को पराजित किया था और इस युद्ध में बाबर ने जिहाद घोषित करार दिया था इस युद्ध को। तो इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन ए में है, खानवा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि थावोडे कुकी जनजाति विद्रोह से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करना है। इसमें से आपको देख सकते हैं यहाँ पे कि थावोडे कुकी जनजाति विद्रोह से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करें। इस विद्रोह का क्षेत्र कहाँ था? और ये जो कुकी जनजाति आप जानते हैं कि ये मणिपुर से संबंधित है और ये थावोडे कुकी जो जनजाति विद्रोह हुआ था मणिपुर क्षेत्र में हुआ था 1917 से लेकर के 1919 के बीच में। और इस विद्रोह में अंग्रेज़ों के यह जो विद्रोह था अंग्रेज़ों के विरुद्ध था और मणिपुर क्षेत्र का एक जनजातीय विद्रोह था। तो इसका सही जवाब ये भी, इसमें पहला भी ऑप्शन सही है। ये विद्रोह का जो समय था 1917 से 1919 और इस तरीके से इसमें, और इसके बाद का जो ऑप्शन दिया हुआ है कि इस विद्रोह के नेता के बारे में दिया है कि नेता जो है कि जादोनांग थे। तो इसमें से एक से अधिक इसका जवाब सही है और इसमें जो है कि उसमें जो जादोनांग जो थे वहाँ के जनजातियों के नेता थे और उसकी भतीजी थे, यानी कि तो वो भी इसका नेतृत्व कर रही थी। इस तरीके से इसमें तीनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी इसके लिए सही जवाब है, क्योंकि तीनों ही जो कथन है, तीनों ही जो तथ्य हैं वो सही हैं। इसके बाद के प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि झारखंड क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ये अगला प्रश्न है और इसकी शुरुआत हुई थी, ताना भगत जो आंदोलन हुआ था 20वीं सदी के पूर्वार्ध में हुई थी, यानी कि ताना भगत आंदोलन की शुरुआत जतरा भगत के नेतृत्व में हुई थी और 1914 में, तो 1914 में गुमला से हुई थी इसकी शुरुआत। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है ये ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि 20वीं सदी के पूर्वार्ध में ही आंदोलन हुआ था, यानी कि 1914 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1942 में जयप्रकाश नारायण कहाँ के जेल से निकल भागने में सफल रहे थे? हजारीबाग जेल से भागे थे जयप्रकाश नारायण उस समय। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1942 में जो जयप्रकाश नारायण जहाँ जिस जेल से भागे थे उस जेल का नाम था हजारीबाग जेल। और जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं में से एक प्रमुख नेता थे, आप जानते हैं। और इस आंदोलन के शुरू होते ही जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर उन्हें हजारीबाग सेंट्रल जेल में बंद किया गया था और 9 नवंबर 1942 को वो दीपावली की रात थी और जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ वहाँ से भाग चले थे। उनके साथियों में रामानंद मिश्र थे, योगेंद्र शुक्ला थे और गुलाब चंद गुप्त थे। इस तरीके से सूरज नारायण सिंह भी उन सबके साथ थे और उन्होंने दीवार लांघ करके उस जेल से सफलता मतलब भागने में सफल हुए थे वे लोग। और वहाँ से हजारीबाग जेल से भाग करके कहाँ चले गए थे? तो हजारीबाग जेल से वो वहाँ से चले गए थे नेपाल, वो लोग भाग गए थे। इस तरीके से सही जवाब इसका पहला ऑप्शन था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? राष्ट्रवादी समाचार पत्र कौन नहीं था?
और इसका सही जवाब है ये ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है कि द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। पायनियर समाचार पत्र भी ब्रिटिश सरकार के नीतियों का समर्थन करता था जो इसमें है। और इसके बाद से इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि द टाइम्स ऑफ इंडिया। समाचार पत्रों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आप जानते हैं कि भारत में जो भारतीय समाचार पत्रों का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, और भारत में समाचार पत्रों का जो जनक जो कहे जाते हैं वो थे यानी कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जिन्होंने बंगाल गजट निकाला था 1780 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि आदि पर्व निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का एक भाग है। अगला प्रश्न है आदि पर्व, ये महाभारत का एक ग्रंथ है और आदि पर्व को महाभारत का प्रस्तावना भी कहा जा सकता है। और आप जानते हैं कि महाभारत को 18 पर्वों में उसको बांटा गया है। और महाभारत की जो रचयिता थे महाभारत के यानी कि वेद व्यास को माना जाता है। तो इस तरीके से सही जवाब इसका है, यानी कि महाभारत होगा इसका आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न है कि औरंगजेब की पत्नी राबिया उर्दू दुरानी की कब्रगाह बीबी का मकबरा नामक स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बीबी का मकबरा जो है वो औरंगजेब की पत्नी यानी कि राबिया दुरानी की कब्रगाह है, तो वो महाराष्ट्र में स्थित है। और यह जो मकबरा है औरंगजेब की बेगम दिलरास बानो बेगम या फिर राबिया दुरानी की याद में बनवाया गया था। तो और इसी को जो है कि बीबी का मकबरा भी कहते हैं और ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2.5 दिन का झोपड़ा ये कहाँ पर स्थित है और एक सबसे पुरानी मस्जिद भी है एक तरह से। तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो अजमेर में स्थित एक पुरानी मस्जिद है। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और उसका झोपड़ा का संस्कृत जो है कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो संस्कृत महाविद्यालय के अवशेष पर बनाया गया था। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन इसका होगा अजमेर, इसका सही जवाब है। और इस कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में आप जान सकते हैं कि कुतुब मीनार का जो निर्माण है ऐबक ने ही प्रारंभ करवाया था, लेकिन उसको पूरा करने का काम किया था इल्तुतमिश ने। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे। जवाहरलाल नेहरू की जो अस्थायी सरकार थी उसमें श्रम मंत्री किसे बनाया गया था। और इसका सही जवाब है कि जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया था। और जगजीवन राम 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री भी बने थे, ये भी जानने वाली बात है। सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है कि सुन्नी और शिया किस धर्म पंथ के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं। तो ये काफ़ी आसान प्रश्न है कि सुन्नी और शिया ये इस्लाम पंथ के हैं और ये 2 प्रमुख संप्रदाय हैं इस्लाम धर्म के। मोहम्मद साहब के दामाद खलीफा अली की मृत्यु के बाद इस्लाम जो है कि सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया था इस्लाम धर्म जो है। तो इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली मस्जिद कौन सी मानी जाती है। भारत की पहली मस्जिद माना जाता है यानी कि चेरामन जुमा मस्जिद को माना जाता है। और ये केरल के कोंडगुलर ये केरल में है, यानी कि कोंडगलूर तालुक के मिथिला गांव से में स्थित है ये। तो सही जवाब इसका है यानी कि चेरामन जुमा मस्जिद, ये ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का क्या नाम है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे स्थल थे, यानी कि जहाँ पे आप जानते हैं कि उसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं और वहाँ उसका व्यापारिक संबंध भी कई देशों के साथ था। हालांकि यहाँ पे पूछा गया है कि पश्चिम एशिया से उनका व्यापारिक संबंध था, ऐसे जगहों का स्थल का नाम बताना है। और इसका सही जवाब है यानी कि कालीबंगा, जिसको कालीबंगन भी कहते हैं और ये कालीबंगन का जो व्यापारिक संबंध था वो पश्चिमी एशिया से था। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। और यहाँ से आप जानते हैं कि कालीबंगा को ये से इसका अर्थ होता है काली चूड़िया भी इसको कहा जाता है। तो ये राजस्थान में है। तो सही जवाब इसका है ऑप्शन इसका सी हो जाएगा इसमें, यानी कि कालीबंगन। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है। ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन किया गया है। और इसका सही जवाब है कि इसमें 1028 जो हैं कि वो सूक्त हैं जिसका संकलन किया गया है। और इसमें ऋग्वेद में 1028 सूक्तों में 11 जो है कि बालखिल्य हैं और उसमें कुल 10 मंडल हैं। तो इस तरीके से इसमें 1028 ऑप्शन में नहीं है, इस तरीके से ऑप्शन ई इसका सही जवाब होगा। ऐसे सही जवाब इसका हो जाएगा 1028। नेक्स्ट प्रश्न है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। ऐसे आप जानते हैं कि मगध पर बहुत से शासकों ने शासन किया और सभी लोगों ने समय के साथ अपनी राजधानी को परिवर्तित करते रहे। तो इसमें यहाँ पूछा है कि प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी गिरिब्रज यानी कि राजगिरी थी और ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। और इसलिए पहाड़ियों से घिरे होने के कारण जो मगध था वो काफ़ी सुरक्षित भी था और इसलिए उसका उत्कर्ष भी हुआ था।
और मगध पे जो सबसे पहला जो शासन किया था यानी कि बृहद्रथ वंश का था, और चूँकि उसका विख्यात जो उसके पहले जो राजा थे यानी कि बृहद्रथ का पुत्र था जरासंध था, और उन्होंने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया था। और उसके बाद से वहाँ पे हर्यक वंश की स्थापना हुई, फिर बिंबिसार वहाँ के शासक बने, हर्यक वंश के थे। और इस तरीके से 16 महाजनपदों में मगध जो है कि सबसे शक्तिशाली था। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि मदद ए मास मुग़ल प्रशासन में किससे संबंधित था। मदद ए मास ये किससे संबंधित था, और इसका सही जवाब है कि ये विद्वानों को दी जाने वाली एक राजस्व मुक्त भूमि से संबंधित ये होता था। यानी कि मदद ए मास जिसको कहते थे, वो विद्वानों को भूमि दी जाती थी जिस पर कोई टैक्स नहीं दिया जाता था। तो मदद ए मास को जो है कि सयुर्गल भी कहा जाता है, आप ये भी देख सकते हैं, सयुर्गल इसको कहा जाता है, और ये मुग़ल वंश से संबंधित हैं। और इसका सही जवाब है यानी कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि। नेक्स्ट है कि जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था। आसान सा प्रश्न है ये। जंतर मंतर का जो निर्माण हुआ था यानी कि जंतर मंतर जो नई दिल्ली में है, ये जयपुर के जो महाराजा थे जय सिंह द्वितीय के द्वारा 1724 में इसका निर्माण किया गया था। तो कुल 5 स्थानों में जंतर मंतर है जो इस प्रकार हैं, जैसे कि जो जंतर मंतर जो बनाया गया था वो 5 जगहों पे बनाया गया है, जैसे कि दिल्ली में है, फिर जयपुर में भी है, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी, इन सभी जगहों पे जंतर मंतर हैं। और इसे बनवाया कौन था, तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यानी कि जयपुर के महाराजा थे जय सिंह, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इस तरीके से ऑप्शन ई इसका सही जवाब होगा। वंदे मातरम के रचनाकर पूछा गया है। तो वंदे मातरम के जो रचनाकर थे आप जानते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, और उनका उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है इसे। और आनंद मठ उपन्यास जो है कि 1882 में वो प्रकाशित हुई थी, और आनंद मठ उपन्यास जो है वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। तो इस तरीके से आप अगला प्रश्न देखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण क्या था। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका प्रवेश किया था 1941 में, उसका सबसे मुख्य कारण क्या था। तो इसका मुख्य कारण था जापान के द्वारा हवाई द्वीप में स्थित जो पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डों पर ज़बरदस्त हमला किया गया था और उसे ध्वस्त कर दिया गया था। इस वजह से अमेरिका जो है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल हो गया था। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है उस तरह से। इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन ई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहाँ का शासक कौन था। मार्को पोलो ने जब चीन का दौरा किया था उस समय शासक वहाँ का था यानी कि कुबलई खान, ये ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है उस समय वहाँ का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी। अमेरिका भी अंग्रेज़ों का एक तरह से उपनिवेश था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन थी, यानी कि जेम्स टाउन थी। और जेम्स टाउन कॉलोनी उत्तरी अमेरिका में पहली अस्थायी अंग्रेजी बस्ती थी। तो इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है कि टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है। टेनिस कोर्ट की शपथ जो है ये किस फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है, यानी कि टेनिस कोर्ट की शपथ का प्रस्तावना जो है कि मोनियर द्वारा रखा गया था, और ये जो है कि फ्रांसीसी क्रांति से इसका संबंध है। इस तरीके से देखिए, टेनिस कोर्ट की शपथ ये दैवीय अधिकारों पर आधारित एक निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति और जन इच्छा पर आधारित एक तरीके से एक सीमित राजतंत्र के आरंभ होने की एक घोषणा थी। और आप जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो 14 जुलाई को हुई थी 1789 में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसका सही जवाब है फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट है कि चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी, और इसका सही जवाब है प्रीतिलता वाडेदार महिला जो थी वो क्रांतिकारी मारी गई थी इसमें। तो शस्त्रागार चटगांव शस्त्रागार ये धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सुरेश सेन के नेतृत्व में इसको किया गया था, और 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार पर ये छापा हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। काकोरी कांड जो हुआ था 1925 में हुआ था, 9 अगस्त 1925 को। तो यहाँ पर बताना है कि इसमें से कौन संबंधित नहीं थे। तो इसमें प्रफुल्ल चौकी जो एक ऑप्शन है इसमें, देखिए प्रफुल्ल चौकी ये काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। और काकोरी कांड की जो घटना हुई थी, यानी कि इसको हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम का जो क्रांतिकारी संगठन था उसके द्वारा किया गया था इसमें। और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह और ये रोशन सिंह थे, राजेंद्र लाहिड़ी, इन सबको फांसी की सज़ा हुई थी, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फांसी से बच करके भाग गए थे। तो इस तरीके से ये सभी लोग इसमें शामिल थे, अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल। तो प्रफुल्ल चौकी से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था।
गद्दर यानी कि 1 नवंबर को 1913 को गद्दर का पहला अंक प्रकाशित हुआ था, उर्दू में हुआ था। और ऐसे गद्दर पार्टी भी आता है, तो गद्दर पार्टी की तो स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। हालांकि ये एक उर्दू का एक अंक था, यानी कि समाचार पत्र था। और 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में से इसका प्रकाशन किया गया था। और इसका सही जवाब ऑप्शन बी में है, यानी कि उर्दू में प्रकाशित हुआ था ये। अगला प्रश्न है कि 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था? अगर इसका सही जवाब है कि चार्ल्स मेसन ने इसका उल्लेख किया 1826 में। और चार्ल्स मेसन का वास्तविक नाम जो था यानी कि जेम्स लुइस था। और इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि किस चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता है? ये अगला प्रश्न है। और इसका सही जवाब है कि 14वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक का जो चरण था उसको पुनर्जागरण काल कहा जाता है। और यूरोप में पुनर्जागरण का जो काल है ये भी यही है, यानी कि 14वीं से 16वीं शताब्दी। और जबकि जानते हैं कि भारतीय जो पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन था? और इसका सही जवाब है कि पुनर्जागरण काल का जो माइकल एंजेलो जिसको कहते हैं वो एक चित्रकार थे। और पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था इटली के फ्लोरेंस नगर से हुआ था। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल की आविष्कार जो किया था जॉन के ने किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और 1907 में ये सूरत अधिवेशन जो हो रहा था कांग्रेस का, उसमें कांग्रेस 2 खेमों में बट गई थी, जिसमें नरम दल और गरम दल के नाम से जानते हैं, यानी कि उदारवादियों और उग्रवादियों 2 संगठनों में ये बट गया था। तो इसे सूरत फूट के नाम से भी जानते हैं, जो 1907 में हुआ था सूरत फूट, यानी कि सूरत में अधिवेशन हो रहा था और उसमें ये कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी। तो और इस समय इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस, जो ये जो अधिवेशन हो रहा था वहाँ पे। और इस तरीके से यहाँ पे 2 खेमों में बट गई थी कांग्रेस। 1907 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ था 1908 में हुआ था। और इस घटना में जो है कि उन्होंने जो प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जो जज थे किंग्सफोर्ड, उनकी हत्या करने का प्रयास किया था। और गलती से वो जो बम है वकील प्रिंगले कैनेडी की गाड़ी पर गिरा था, जिसमें प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और उसकी बेटी की मृत्यु हो गई थी। तो 1908 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने, यानी कि कितने उनके अनुयायी जो थे उसमें भाग लिए थे? तो सही जवाब इसका 78 होता है, यानी कि 78 उसमें अनुयायी उनके साथ चल रहे थे। और दांडी मार्च जो शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को साबरमती से आश्रम से शुरू हुआ था। और लगभग 385 किलोमीटर की यात्रा करके वो गुजरात के समुद्र तट पर पहुँचे थे, यानी कि दांडी पर पहुँचे थे। और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून को भंग किया था। तो इस तरीके से इसमें सही जवाब 78 है। और इसका अगला और आखिरी इसका प्रश्न है कि गद्दर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? गद्दर पार्टी की स्थापना जो लाला हरदयाल ने किया था, और इसकी स्थापना कहाँ से हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। और 1 नवंबर 1913 को अभी पिछले प्रश्न में भी आया हुआ था कि गद्दर पत्रिका जो निकली थी उसका पहला अंक जो हुआ था उर्दू में प्रकाशित हुआ था। ऐसे गद्दर का मतलब आप जानते हैं कि इसका अर्थ विद्रोह होता है। तो इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। तो ये हिस्ट्री का ये दूसरा प्रैक्टिस सेट था। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा और पसंद भी आएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिएगा। ऐसे ही जो है कि अन्य सब्जेक्ट का भी जो प्रैक्टिस सेट होगा वो आता रहेगा।